दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी पोर्टफोलियो के रियल विनिंग स्टॉक्स दिखाने वाला हूं, और वो भी 5 ऐसे स्टॉक्स जिनको कि मैंने अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये स्टॉक्स मैंने कैसे सेलेक्ट किए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि विनिंग स्टॉक्स की पोर्टफोलियो कैसे पिक करें, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ वो मात्र एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पे किसी भी तरह का लेवल्स या बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे है ऑटो सेक्टर से। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है राइट, ये अशोक लेलैंड, यहाँ पे एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है केवल 31 रुपए 81 पैसे। अब एज पर रेगुलेशंस करंटली कितना चल रहा है, कहाँ पे है, ये हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट जो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, जो चीज़ें हम आपको दायरे में रहते हुए सिखा सकते हैं, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे नेट जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है करीब 441% के आसपास निकल के आ रहा है। अब सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी कंपनी में जब मान लीजिए कि अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड में मुझे उस समय इन्वेस्टमेंट करना था, तो मैंने क्या देखा? क्या मैंने सबसे पहले अशोक लेलैंड कंपनी एज अ कंपनी देखी या एज अ बिजनेस देखा? तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एज अ ओवरऑल सेक्टर पर्सपेक्टिव से कंपनी को देखा, और देखा कि जो सेक्टर था, पूरा का पूरा सेक्टर 2-3 सालों से एक डाउनवर्ड मूवमेंट में था। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि अशोक लेलैंड का ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट कैसा था, एंड ये स्टॉक भी क्या डाउनवर्ड मोमेंट में था या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करते समय बिजनेस, कंपनी और कंपनी का ओवरऑल बिजनेस प्लान्स। अगर ये नहीं समझ में आता तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इसके बाद आती है कंपनी की अर्निंग्स। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। अब 2014 में अशोक लेलैंड का 11,800 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हुआ करता था, जो कि कम हुआ 2015 में, लेकिन यहाँ पे बढ़ा और धीरे धीरे बढ़ता गया, 2020 तक बढ़ता गया, 2019 तक। इनफैक्ट 2020 में ऑब्वियसली कोविड की वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और जिसका असर 2021 तक ही रहा। अब देखिए 2014 से जब कोई कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, जब कोई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, खास तौर पे वो लॉस मेकिंग कंपनी से निकल के आ रही है, तो ऐसे में अगर वहाँ पे एक डिप आ जाए और वो भी कोविड की वजह से, तो इसको मैंने एज एन इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी समझा, खास तौर पे ओवरऑल अशोक लेलैंड के बिजनेसेस को देखते हुए एंड इनके डिफेंस के नैरेटिव को देखते हुए, क्योंकि इनके पास डिफेंस के ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी की डिमांड बढ़ सकती थी, और वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिली आने वाले समय में। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास 2023 तक का डाटा है, बट आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे करीब 14% FIIs हैं, 22% के आसपास DIIs हैं मार्च 2023 में। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम DIIs एंड FIIs का डाटा जरूर से जरूर देखते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या निकल के आ रही हैं? हमने देखा बिजनेस, हमने देखा यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, और हमने देखा यहाँ पे ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के साथ ही साथ FIIs एंड DIIs। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं JK टायर की। अब ऑटो में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो ऑटो एंसिलरी तो दूर नहीं था राइट। तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी JK टायर, अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे करीब 83 रुपए का कॉस्ट निकल के आ रहा है, और करीब 405% के आसपास का प्लस है। देखिए एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आप सारी की सारी जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, विनिंग स्टॉक्स जिसको आप कह रहे हैं, क्या आपकी पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रही हैं? तो ऐसी कुछ गिनी चुनी कंपनियां जिनको कि हम फिंगर्स पे गिन सकते हैं, बट उनमें जो लॉस है राइट, वो लॉसेस बहुत बड़े हो चुके हैं। अब वो कुछ कंपनियों के लॉसेस बड़े हो जाते हैं, और हमने उसको पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया। इस वीडियो में हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे सिंस हम विनिंग स्टॉक्स पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं जिनमें की पॉजिटिव रिटर्न्स है। ठीक है, अब ये सब हिस्टोरिकल डाटा है, हम आगे क्या होगा बाबा है नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बट पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी सीखें और पोर्टफोलियो बनाने की राह पर आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर JK टायर में सेल्स देखिए 2014 में 7,500 करोड़ का था, थोड़ा सा गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद बढ़ता हुआ 2020 में इसमें गिरावट देखने को मिली,
लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे हमें वही मोमेंट कंटिन्यू देखने को मिला। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी यही हाल था इनका। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो 2023 में 56% के आसपास यहाँ पर प्रोमोटर्स थे, 35% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 8% के आसपास FIIs एंड DIIs हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरी कंपनी के बारे में। जो तीसरी कंपनी है यहाँ पे FMCG सेक्टर की कंपनी है। अब ये जो कंपनी है राइट, LT फूड्स लिमिटेड 20 रुपये 82 पैसे के आसपास का यहाँ पे एवरेज एंड 1850% के आसपास का ओवरऑल रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो LT फूड्स में आप देखिए 2014 में करीब 2400 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, जो बढ़ के 2700 हुआ, 2900 हुआ, 3200 हुआ, 3600 हुआ, 3800 हुआ। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो ईयर ऑन ईयर कुछ ना कुछ सेल्स में ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है एंड इवन कोविड के समय में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। कोविड के समय पे ग्रोथ नहीं रुकी। तो आप हमारी वीडियोस अगर फॉलो करते हैं तो हम क्या कहते हैं, FMCG एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि इवन स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में भी बहुत कम प्रेशर देखने को मिलता है और ऐसी कंपनियों में जनरली गिरावट कंपेयर टू द अदर कंपनीज, अदर सेक्टर्स कम देखने को मिलती है। ठीक है, सो मोस्टली रिसेशन प्रूफ टाइप की कंपनियां हो सकती हैं ऐसी कंपनियां। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें मार्च 2023 में तो 51% प्रोमोटर्स थे, 41% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 8% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे इस पर्टिकुलर कंपनी में। ये कंपनी थी LT फूड्स लिमिटेड। ठीक है, एक चीज अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियां थी। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना दी कि ऑटो सेक्टर ले लिया तो ले लिया, ऑटो सेक्टर के सभी कंपनियां हमने पोर्टफोलियो में रख ली। ऐसा होता है तो जनरली क्या होता है कि अगर ऑटो सेक्टर गिरने लगा तो आपके पास अगर वही पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं तो ऐसे में पोर्टफोलियो जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा सकती है। ठीक, चलिए यहाँ पे अगर हम देखें GSFC यानी कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 75% का एवरेज है, 123% के आसपास यहाँ पे रिटर्न्स है और सेल्स यहाँ पे देखें 2014 में करीब 5300 करोड़, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद 2020 में यहाँ पे 7700 करोड़, फिर थोड़ी सी गिरावट आई और थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देखिए अब इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है सेल्स ग्रोथ में और कंसिस्टेंसी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में। यही आपको देखने को मिल रहा है कि होल्ड करने के बावजूद भी मात्र 123% के आसपास का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न GSFC में तो 38% के आसपास प्रोमोटर्स, 33% यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे थोड़े बहुत गवर्नमेंट भी है और 22-23% के आसपास 2023 में FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। ठीक, चलिए यहाँ पे अगर हम पांचवी कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ना होकर एक ETF थी। अब देखिए जनरली जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकते हैं, अगर बाहर के फॉरेन कंपनियों की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो भी हो सकते हैं। हालांकि इंडियन डीमैट अकाउंट से वो नहीं होते हैं, वो दूसरी तरीके के डीमैट अकाउंट्स हमें होल्ड करने पड़ते हैं, उनसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं जैसे कि ETFs होते हैं। ETFs में क्या है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सर्टेन ETF में, बट वो स्टॉक की तरह हम अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का MOM 100 ये कोई फॉरेन ETF नहीं है, ये यहीं का ETF है, बट ये एक मिड कैप ETF है, मिड कैप 100 ETF है जिसमें कि 16 रुपये 82 पैसे का एवरेज था एंड करेंटली 267% के आसपास का रिटर्न्स देने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी होल्डिंग्स तो BSE कंपनी है, हीरो मोटोकॉर्प है, फेडरल बैंक है, MCX है, लुपिन, इंडस टावर्स। तो जो कंपनियां राइट इस पर्टिकुलर ETF में पैसिव इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनियां अगर ग्रो करती हैं तो ETF में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आप देखिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये है, बाय व्हेन दे आर सेलिंग। कौन बेच रहे हैं, जिनके पास थे वो बेच रहे हैं और जिसकी वजह से प्राइसेस गिर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, तो 2018 से ही इस पर्टिकुलर ETF में गिरावट हो रही थी और 2020 में एक बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे बड़ा एक डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, प्राइसेस एक सर्टेन पॉइंट पर
यहाँ पे 24 साढ़े 24 रुपए से सीधे सीधे आ चुके थे करीब 13 रुपए के आसपास, और हमारी एवरेज बाइंग प्राइस वहां से थोड़ा सा ऊपर निकल के आ रही है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि प्राइसेस में गिरावट हुई हो, और गिरावट हो सकता है कि 1 2 3 सालों के लिए भी होती है, और उसके साथ ही साथ हम बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो ETF का बिजनेस सेगमेंट देखने के लिए हमें इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने पड़ते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां जिनमें कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है इनके फंड मैनेजर्स ने। अगर पैसिव इन्वेस्टमेंट है तो भी फंड मैनेजर्स कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो MOM 100 किसी ने उस टाइम मुझे बता दिया होता, मैं ब्लाइंडली कर देता इन्वेस्टमेंट, तो हो सकता है कुछ समय के लिए रिटर्न्स मिलता, बट हो सकता है कि 10-20% होने के बाद मैं वहाँ से एग्जिट कर जाता, क्योंकि मुझे पूरी बातें इसके बारे में ना पता होती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सारी बातें पता हैं कंपनी के बारे में या सर्टेन ETF के बारे में, और बेस्ड ऑन दैट हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और हमारा एक होराइजन है कि हमें भाई 5 साल के लिए 10 साल के लिए रुकना है, तो ऐसे में फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अशोक लेलैंड पे आए हैं। तो अशोक लेलैंड भी देखिए, जैसे हमने कहा था कि राइट ऑटो सेक्टर में काफी लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही थी। 2018 से इनफैक्ट 2018 में करीब ये 78 रुपए का था, और 2020 के क्रैश में मात्र 16-17 रुपए के आसपास आ चुका था। यहाँ पे एवरेज बाइंग प्राइस हमने देखा कि 30-32 रुपए के आसपास निकल के आ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये गिरावट हमें देखनी है। See where it was bought. They say don't catch a falling knife. Gloves किस काम में आते हैं? Don't catch a falling knife. आपने सुन रखा होगा, और आपको डर भी लगता होगा जब स्टॉक में गिरावट होने लगती है। गिरावट हो रही है तो सेफ्टी के साथ, वहां पे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, राइट। गिरावट हो रही है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो क्यों ना ग्लव्स के साथ न गिरते हुए नाइफ को पकड़ा जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे और रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो जब जब गिरावटें होती है, यहाँ पे छोटी सी गिरावट हुई है, यहाँ पे काफी लंबे समय से गिरावट हुई थी, उसके बाद एक नया हाई बना, इसके बाद एक नया हाई बना, ये बड़ी गिरावट हुई, इसके बाद क्या एक नया हाई नहीं बना? कमेंट करके जरूर बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में चीज़ें अगर हम समझते हैं, और समझते हुए अगर हम एक डिसीजंस लेते हैं, तो यहाँ पे विनिंग स्टॉक्स क्या होते हैं ये हम बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं एंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि हर स्टॉक जरूरी नहीं कि ऐसा ही परफॉर्म करेगा। पोर्टफोलियो में नेगेटिव स्टॉक्स भी होते हैं जिनमें लॉसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए आप मुझे या किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी मत करिए, स्ट्रैटेजी को समझिए एंड इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। सो याद रखिए, हमेशा रैंडम इन्वेस्टिंग से नहीं, वेल्थ बिल्ड होती है एक सर्टेन स्ट्रैटेजी से। तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो आपके काम की होगी। इसी तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप जरूर से जरूर करिए। वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।